एमएसपी की गारंटी के लिए बजट का आवंटन नहीं। इस बजट के अंदर कर्मचारियों के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं, जबकि उद्योगपतियों के लिए टैक्स की छूट। इस बजट के अंदर 400 वंदे भारत चलाने की योजना सरकार लेकर आई है। ये वंदे भारत क्या है? पूंजीपतियों से खरीदे जाने वाली ट्रेन। तो नाम तो है वंदे भारत, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं धंधे भारत। ये एमएसपी की गारंटी के लिए बजट का आवंटन नहीं। इस बजट के अंदर कर्मचारियों के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं, जबकि उद्योगपतियों के लिए टैक्स की छूट। इस बजट के अंदर 400 वंदे भारत चलाने की योजना सरकार लेकर आई है। यह वंदे भारत क्या है? पूंजीपतियों से खरीदे जाने वाली ट्रेन। तो नाम तो है वंदे भारत, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं धंधे भारत। ये धंधे भारत कर रहे हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर इस देश के आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। 60 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही है सरकार। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी, तो पहली बात तो ये कि 7 साल बाद अब तुम 60 लाख पे पहुंच गए। तो पहले झूठ बोला, अब महा झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे होगा? कोरोना की महामारी से पीड़ित जनता इंतजार कर रही थी कि बड़ी राहत भाजपा की सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन न मोदी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं, न योगी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी रहने वाली पार्टी है, और उसने लगातार इस कोरोना की महामारी में भी चंद पूंजीपतियों की आमदनी हजारों गुना बढ़ाई है। अपने बेटों की चिंता इनको है, इस देश के गरीब किसान के बेटे की चिंता नहीं है। अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति कैसे बढ़ेगी, उस बात की चिंता जरूर है। और दूसरी बात, आज मैं फिर सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से कब्रिस्तान और शमशान पे आ गए। और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मनहूस पार्टी कहता हूं। बीजेपी एक मनहूस पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए। इन मनहूसों ने पिछली बार कहा था हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है, गांव-गांव में शमशान बनाना है, और कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। फिर से शमशान और कब्रिस्तान की बात इन्होंने शुरू कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में फिर वही परिस्थितियां पैदा हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त कराने की जरूरत है। एक ऐसी सरकार आदित्यनाथ जी की चल रही है जिसने 5 वर्षों में काम क्या किया, ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं कि 5 वर्षों में क्या किया। वो क्या बता रहे हैं? जिन्ना, पाकिस्तान, गर्मी ठीक कर देंगे। ये कोई चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है या उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो रहा है? कैसी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी के नेता? गर्मी ठीक कर देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जमानतें जब्त करा के इनके दिमाग ठीक कर देगी। जो इनके दिमाग पर सत्ता का अहंकार और भूत सवार है, झाड़ू से इनका भूत उतारेगी जनता। आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये आज से नहीं 75 साल से हमको पता है। लेकिन उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए मोदी जी क्यों गए थे? भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए और पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर अपने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मानित क्यों किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। माफी मांगे बीजेपी। और तो और पठानकोट में मैं गया था, हमारे जवानों की शहादत हुई थी। लेकिन जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उस आईएसआई को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई मोदी जी ने। देश से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जिन्ना जिन्ना कर रहे हो, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, तुम जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। गन्ने की बात करो ना। वही किसान आपका हाथ पकड़ के उन खेतों में लेके जाएगा जहां उसने अपने गन्ने जलाए हैं।
जिन्ना और जिन्ना की समर्थक और जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आजादी के पहले 3 राज्यों में सरकार मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर बनाई थी। यह रिकॉर्ड आप सब पत्रकार बंधुओं को जानना चाहिए कि जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर एक साथ मिलकर 3 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई थी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध प्रांत। नंबर 1। दूसरी बात, आजादी के बाद जिन्ना को सबसे ज्यादा मान्यता किसने दी? अडवाणी जी गए थे उनके कब्र पे मत्था टेकने। सेकुलर किसने कहा जिन्ना को? विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपनी किताब में सुंदर शब्दों में लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना धर्मनिरपेक्षता। तो जिन्ना को मान्यता देते हो तुम लोग और चुनाव में जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। यहां किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, उसके गन्ने का दाम उसको कैसे मिलेगा? उसके फसल का दाम उसको कैसे मिलेगा? अभी टीवी चैनल ने तमाम लोगों ने इंटरव्यू किया है किस तरीके से गन्ना किसानों का भुगतान आज तक नहीं हुआ। आज मैं मेरठ में हूं, व्यापारियों का गढ़ है मेरठ। मनीष गुप्ता की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, क्या मेरठ का व्यापारी भूल सकता है? होटल से निकालकर पीट पीट के मार डाला गोरखपुर में, जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। क्या भूल सकते हैं लोग इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या? एसएसपी रंगदारी मांग रहा है व्यापारी से, कह रहा है 7 लाख रुपए पहुंचा देना। जब वो व्यापारी बेचारा 7 लाख रुपए रंगदारी नहीं पहुंचाता तो उसकी पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है पाटीदार एसएसपी? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया आदित्यनाथ जी के राज में जहां पर दरोगा फरार हो जाता है, एसएसपी फरार हो जाता है, सिपाही फरार हो जाता है। हमने सुना था गुंडे फरार, चोर फरार, माफिया फरार, डकैत फरार। उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए चुनाव के वक्त में 4-5 मुद्दे हैं जिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1, सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश की जनता को देगी। नंबर 2, पुराने बिजली के बिल जितने हैं वो बकाया माफ किए जाएंगे, किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करेंगे। इन्वर्टर और जनरेटर की कोई जरूरत नहीं होगी दिल्ली की तरह यहां भी। दूसरी बात, 5,000 रुपए नौजवानों को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरी हर साल। तीसरी बात, माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह। चौथी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारी प्राथमिक जरूरतें हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट दिल्ली की तरह 25% और 14%, यानी 25% शिक्षा पर, 14% स्वास्थ्य पर, ये बजट हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रखेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। हम उत्तर प्रदेश के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नमक रोटी नहीं खाने देंगे। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे चुनाव के प्रभारी सोमेंद्र ढाका जी हैं। हमारे साथ अतहर जैदी जी हैं जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं। यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं भाई अंकुश चौधरी जी। हमारे साथ महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी, जो लगातार महिलाओं के मुद्दों को लेकर संघर्षरत रहती हैं, वो भी हैं। और हमारे प्रत्याशी मेरठ दक्षिण से ओमदत्त त्यागी जी हैं। मेरठ शहर से कपिल शर्मा जी हैं। मेरठ कैंट से मदन सिंह जी हैं, मदन सिंह मान जी। हमारे सिवाल खास से प्रत्याशी कुलदीप त्यागी जी हैं जो किसान नेता भी हैं। सरधना से हमारे प्रत्याशी संजय गुप्ता जी हैं। तो इन सभी राहुल भट्टीपुरा किठौर से और हस्तिनापुर से अनमोल जी हमारे प्रत्याशी हैं। इन सभी के लिए मैं मेरठ की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। हमने अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। कोई किसानों के लिए संघर्ष करने वाला है, कोई नौजवानों के लिए संघर्ष करने वाला है। अच्छे और योग्य कैंडिडेट हम लोगों ने यहाँ पर मैदान में उतारा है। आज उत्तर प्रदेश में जब दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची निकलती है तो चर्चा होती है कितने अपराधी हैं, कितने गुंडे हैं, कितने माफिया हैं, कितने चोर हैं, कितने जेबकतरे हैं, कितने डकैत हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सूची निकलती है तो निकलती है कितने एमबीए हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं,
कितने पीएचडी हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने एलएलबी हैं, कितने बीएड हैं। तो हमने योग्य प्रत्याशी भी दिया है, अच्छे मुद्दे भी दिया है। अब जिम्मेदारी जनता की है कि वो हमारा साथ दे। मैं मेरठ की जनता से अपील करता हूं कि हमारे इन प्रत्याशियों को जिताइए और भ्रष्टाचार की राजनीति पर झाड़ू चलाने का काम किया। संसद जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और गठबंधन भी पुरजोर से चुनाव लड़ रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देखती है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के आम आदमी को तय करना है। उत्तर प्रदेश की जनता पर एक बहुत बड़ा दाग लगा है। वो दाग इस चुनाव में मिटाने का मौका है। और वो दाग क्या है? आप दुनिया में कहीं चले जाइए, हम लोगों के बारे में एक ही चर्चा होती है। यूपी वाले तो सिर्फ जाति धर्म पे वोट देते हैं, सिर्फ जाति धर्म पे वोट देते हैं। क्यों? हम अपने बच्चों की शिक्षा पर वोट क्यों नहीं दे सकते? हम अस्पताल पर वोट क्यों नहीं दे सकते? सड़कों पर वोट क्यों नहीं दे सकते? नौकरी पर वोट क्यों नहीं दे सकते? महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं दे सकते? किसानों के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं दे सकते? तो मेरा कोई दावा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता की अब आगे की लड़ाई है। उनको तय करना है कितना हमें समर्थन देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि अब हमने लड़ाई भी लड़ी, मुकदमे भी लिखवाए, जेल भी गया, तमाम संघर्ष किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई, जेल गए। अब जिम्मेदारी जनता की है। हमने अच्छे मुद्दे, अच्छे प्रत्याशी का विकल्प, केजरीवाल जी की गारंटी लोगों के सामने रखी है। अब मैं तो खुल के कहता हूं, वोट बैंक वालों ने जनता के बैंक खाली किए हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। वो मुद्रा की राजनीति करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति। तो क्या आप मानते हैं कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, हम चुनाव जो गठबंधन की एक राजनीति है, बगैर गठबंधन के कोई प्रदेश में सरकार हम चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पे। हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने मुद्दों पे। जब हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी हमसे लोग सवाल करते थे, हम यही जवाब देते थे, आगे की जिम्मेदारी जनता की है। हमने काम ना किया, हमें वोट मत दीजिए। हमने आपके लिए लड़ाई ना लड़ी हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे ना उठाए हो, जेल ना गया हूं, मुकदमे ना लिखाए हो, आप मुझे वोट मत दीजिए। आम आदमी पार्टी को मत वोट दीजिए। हमारे मुद्दे अच्छे ना हो, हमारे प्रत्याशी अच्छे ना हो, बिल्कुल वोट मत दीजिए। लेकिन जब हमने आपके सामने एक अच्छा विकल्प रखा है, तो मैं तो जनता से ये कहना चाहता हूं, गुंडे माफिया अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो अच्छी राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आइए। सांसद जी, दिल्ली सरकार में आपने काम किया, आप भी गठबंधन के लिए मजबूती से आप लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था वहाँ 36 की जगह बढ़ गया। इस वजह ये रही कि कांग्रेस आई, किसी वजह से बैकफुट पे रही, आप लोग जीत गए। उत्तर प्रदेश में आप हैं, आपको ये भी मालूम है, भले आप इसे स्वीकार करें या ना करें, कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति पैदा कर दी है कुछ दलों ने, ऐसे समय में कांग्रेस तो पहले से परेशान है। आप कैसे आपका रोल प्लान क्या है? देखिए, पहली बात, ये सवाल मुझसे बार बार किया जाता है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। हमसे ये पूछा जाता है कि हम किसके वोट में बंटवारा करेंगे और हमारे लड़ने से कहीं बीजेपी तो नहीं जीत जाएगी। दोनों बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। दिल्ली हम लड़े, 3 बार बीजेपी हारी। पंजाब हम लड़े, अकाली दल बीजेपी हारी। गोवा हम लड़े, बीजेपी हारी। कर्नाटक हम लड़े, बीजेपी हारी। मध्य प्रदेश हम लड़े, बीजेपी हारी। छत्तीसगढ़ हम लड़े, बीजेपी हारी। राजस्थान हम लड़े, बीजेपी हारी। यूपी भी लड़ रहे, बीजेपी हारेगी। गोवा में इन्होंने तिकड़म करके वहां सरकार बना ली, कर्नाटक में तिकड़म करके वहां सरकार बना ली। अब जनता के सामने सारी तस्वीर खुली हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता मूर्ख नहीं है, वो भी महंगाई से पीड़ित है, वो भी भ्रष्टाचार से पीड़ित है। उन लोगों ने भी जिनको वोट दिया, जो बीजेपी को वोट दिया, उनको मवाली कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। जिस प्रदेश के अंदर देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 4 किसान, 1 पत्रकार कुचल के मार दिया जाए, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इसलिए बीजेपी का भी जो समर्थक था, वो बड़ा वर्ग टूटा है और आम आदमी पार्टी को वोट देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संजय भाई, एक सवाल और ये बताइए, आपने जवाब जो दिया है सवाल का, वो तो आपने वही दिया जो आपको देना था। मैंने सवाल ये किया आपसे कि यहाँ पर आपने कहा कि वहाँ हारे, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे भी हराने आए हैं? क्योंकि आप 5 प्रदेशों का, पूरी सुन लीजिए, आपने एग्जाम्पल दिया कि हम वहाँ लड़े, वहाँ लड़े, वहाँ लड़े, उसके बारे में लंबा सवाल हो जाएगा वो क्यों हारे। तो आप सिर्फ यहाँ पे भी हराने आए हैं या जीतने आए हैं?
ये तो जनता को तय करना है ना, जीतने आए हैं हम। आप जीतना हाँ, है ना, बिल्कुल जीतना है, हराने नहीं आए ना। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि हराने के लिए आपके पास क्या रोड प्लान है कि जब इस जनता को, जहाँ पर किसान और बिजनेसमैन जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो लोग भी हिंदू मुस्लिम बन चुके हैं पार्टियों की वजह से, आपकी जो डगर है वो इतनी मुश्किल है, आपने कोई रोड प्लान तैयार किया है या नहीं? आपको एक सेकंड, आधा मिनट और लूंगा पूरा, एक मिनट और कांग्रेस आई को एक अजीब परेशानी में डाल दिया सर। आपकी परेशानी ये है कि आप किसी सारे वर्गों की बात आप करते हैं और वर्ग ये चाहता है कि हम वर्गों की बात करो। तो आपके सामने मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि आपकी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, आपके दिमाग में भी इस वाले हिंदू मुस्लिम वाले मसले से लड़ने का कोई प्लान है या नहीं? ये मैं पूछने कसदन आपके पास आया। बहुत अच्छा। पहली बात ये कि देखो, तोड़ेगा कौन? हम ही आप तो तोड़ेंगे। दिल्ली में भी जाति धर्म पे राजनीति होती थी, तोड़ा किसने? जनता ही ने तो तोड़ा। केजरीवाल जी ने क्या किया? मुद्दे रखे और अपने कैंडिडेट सामने रखे। वही काम हम यहां कर रहे हैं। जनता को हमारी बात अच्छी लगेगी, उनको लगेगा फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे वोट देना चाहिए, हमें वोट देंगे। हमने कैंडिडेट, हमारी जिम्मेदारी क्या है? आदित्यनाथ से सबसे ज्यादा जमीन पे संघर्ष करना, वो हमने किया। चुनाव में सबसे अच्छे मुद्दे देना, वो हमने किया। चुनाव में चुन चुन के सबसे अच्छे प्रत्याशी देना, वो भी हमने कर दिया। तो अब बाकी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तोड़ेंगे अकेले हम बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, मैं आपसे सहमत हूं। मैं बिल्कुल अकेले कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं जाति धर्म की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना होगा, इसी सड़ी गली व्यवस्था में हमें जीते रहना है या इसको तोड़ने के लिए पहल करके एक साफ सुथरी अच्छी पार्टी को वोट देना। एक सवाल भाई और रह गया, लंबा सा दूसरे लोग भी हैं। हाँ, दूसरे लोग सवाल नहीं कर रहे, इसलिए बोलने की हिम्मत हो। आप अखिलेश जी से मिले, आपका वो प्लान का एक हिस्सा शानदार जो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है और आपसे लोग सीखते भी हैं। मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूं कि आपकी लैग पुलिंग करना आया हूं। आपकी जहां तारीफ की बात होगी मैं कह दूंगा, क्योंकि मैं रिपब्लिक भारत से जरूर हूं, लेकिन मैं पोर्टल्स को देखता हूं, 12 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो जनाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी ने वो आपका मुद्दा जो 300 यूनिट का है वो ले लिया, वो आपकी मुलाकात के बाद आप सुझा के आए थे उन्हें, या अचानक ये हुआ कि उन्होंने भी सोचा कि आपकी राह पे चले? इतनी क्रेडिट तो आपको देना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि आज अखिलेश जी भी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और आदित्यनाथ जी ने 6 रुपए की यूनिट 3 रुपए कर दी। तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी के आने से दो काम हुआ। थोड़ा बहुत मजबूरी में ही सही दूसरी पार्टियों को मुद्दे पे बात करनी पड़ रही है, एक बात। और दूसरी बात, अब ट्रांसफर की लिस्ट नहीं निकालते ये लोग। जब से मैंने पढ़ दिया कितने ठाकुर एसपी, कितने ठाकुर डीएम, कितने ठाकुर डीआईजी, कितने ठाकुर आईजी, तब से आपको फिर खबर पढ़ने को नहीं मिली होगी। और सुन लीजिए आप, 20 डीएम ठाकुर, सुन तो लीजिए आप। और दूसरी बात क्या हुई कि अब जितने भी पार्टी टिकट दे रहे हैं वो इस मामले में पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि उनके ऊपर जातिवाद का ठप्पा न लगने पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं। सबकी लिस्ट पढ़ लो, सब सावधान हो गए कि जातिवाद का ठप्पा न लगने पाए। तो ये काम हमारे रहने से ही हो रहा है, इसको करने दीजिए। जनता को विश्वास हो रहा है, धीरे धीरे ये जो सड़ी गली व्यवस्था है उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, टूटेगी ये व्यवस्था। इतने लोग आज यहाँ पे हैं, हम तो इसी मेरठ में आते थे, कभी 10 लोग भी नहीं इकट्ठा हुए। अब लोग, हमारा विस्तार हो रहा है, संगठन बढ़ रहा है। 40 लाख वोट जिला पंचायत में हमें मिला, हमें उम्मीद नहीं थी। 83 हमारी जिला पंचायत की सीटें आई। बीजेपी वाले कह रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में इनका क्या है, लेकिन मिली सीटें। तो इस बार भी हम अपनी ओर से इसीलिए कह रहे हैं कि हम आपको कोई दावा करें फिर आप बाद में चुनाव के बाद हमसे कहें आपने तो ये कहा था वो कहा था। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हमने जितना अपना काम करना था हमने अपनी मजदूरी पूरी मेहनत से की है। अब वो मेहनताना देने का काम जनता का है, वो हमें देंगे, ठीक है, नहीं देंगे आगे काम करेंगे। धन्यवाद। संजय जी एक सवाल, एक क्वेश्चन, गठबंधन करने आप जा रहे थे, क्या नहीं लगता कि प्रदेश में सरकार आने जा रही है? देखिए, हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे परिणाम क्या आएंगे ये 10 तारीख को तय होगा। उसके पहले कोई भी पार्टी
ये नहीं कहती कि हम चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे मुद्दे जनता के सामने रख रहे हैं। जब हमारी 28 सीटें मैंने कहा तो आपको दिल्ली में आई थी, तब भी लोगों ने यकीन नहीं किया था। तो देखिए क्या परिणाम देती है संजय जी। अभी इस पे कोई अभी हमारे लिए प्राथमिकता मुद्दे रहेंगे। एक लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, बहुत सारे आपने आंदोलन भी किए, लेकिन भाजपा के पास एक अपना प्रचार तंत्र है, उससे आप किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं और आपके पास क्या है? देखिए, भाजपा के प्रचार तंत्र में उनका आईटी सेल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उनके सोशल मीडिया है। उससे लड़ने के लिए आज की तारीख में मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन सबसे मजबूत अगर किसी के पास संगठन है तो वो आम आदमी पार्टी के पास है। एक बात। दूसरी बात, प्रचार तंत्र और अफवाह तंत्र इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 में कितना काम कर रहा था और 2022 में कितना काम कर रहा है, इसका अनुभव आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। जो कुछ देखने और सुनने में आ रहा है चारों तरफ से, जनता बुरी तरीके से नाराज है। जिन बीजेपी के नेताओं को माला पहना के लोग स्वागत करते थे, आज जूते की माला लेके दौड़ा रहे हैं गांव-गांव में। ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी से गहरी नाराजगी लोगों के मन में है। और जिस प्रकार की भाषा आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको तो सुन के मैं हैरान होता हूं कि किसने इनको गृह मंत्री बना दिया। तो क्या कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भाजपा का विकल्प आम आदमी पार्टी बनने जा रही है? सुन तो लीजिए, अफवाह के बारे में आपने पूछा ना, उसका जवाब सुन लीजिए, फिर दूसरे सवाल का भी जवाब देंगे। क्या बोला गृह मंत्री जी ने? कहने लगे साहब, जाटों से हमारा रिश्ता 650 साल पुराना है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि भाई 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या था, ये बता दो। दूसरी बात क्या कहा उन्होंने? जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी, हम भी मुगल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अंतिम मुगल बादशाह हिंदुस्तान में हुए बहादुर शाह जफर जी, जिनके साथ शहीद मंगल पांडे और तमाम क्रांतिकारी शामिल हुए, उनके 2 बेटों का सर काट दिया गया। तो वो तो रंगून में उनकी कब्र बनी हुई है, उनकी मजार है, वहां से उनको निकाल के उनसे लड़ रहे हो तो बता दीजिए। या मोदी जी को मुगल कह रहे हैं अमित शाह, तो बता दीजिए, क्योंकि मुगल तो चले गए हिंदुस्तान से और अंतिम जो बादशाह थे उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई आजादी के आंदोलन की। तो मुगल किसको कहा उन्होंने? एक बात। दूसरी बात, 80-20 80-20 80-20 कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि जो हजारों लाशें नदी के घाट पे सड़ी हुई मिली, वो 80 में आते हैं कि 20 में? वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, 80 में आती है कि 20 में? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हुआ, वो 1 साल तक बैठा हुआ किसान जिसमें 750 शहीद हो गए, ये सब 80 में आते हैं कि 20 में? वो सुहागिन महिलाएं जिन्होंने शिक्षा मित्र महिलाओं ने अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया, 80 में है कि 20 में? इसलिए इनकी सारी नकली बातों को प्रदेश की जनता पहचान चुकी है और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इनके अफवाह तंत्र में कोई फंसने वाला नहीं है। आपका अगला सवाल कुछ था? आपके पास इन सारी चीजों से लड़ने के लिए क्या सशक्त प्लानिंग है? क्योंकि जो मुद्दे अभी आप आज बता रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताते हैं, बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आते, एटलीस्ट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। आपके पास क्या मजबूत और ठोस रणनीति है जिसका आप मुकाबला करेंगे? एक मिनट, क्योंकि जो आपके प्रत्याशी खड़े किए गए हैं उसमें से कोई भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमने लंबे समय से डोर टू डोर अभियान चलाया, 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चलाया, लाखों लोगों के फॉर्म भरवाए घर घर जाके, और इसी का दबाव है कि आज दूसरी पार्टियां भी बिजली फ्री पे बात कर रही हैं। और पहुंचाने का तरीका लोकतंत्र में क्या है? पर्चे हैं, पोस्टर है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। हम अपने सारे माध्यमों से बीजेपी के अफवाह तंत्र को, और टीवी चैनल्स पे जब आप लोग मौका दे देते हैं वहां भी, तो हर माध्यम से इनके इन धारणाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर के बारे में क्या है? मुजफ्फरनगर के किस मुद्दे के बारे में? जो इस समय चल रहा है, क्योंकि सभी नेता वहां पर जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब एक पार्टी मुद्दा विहीन है
तो वो जाति और धार्मिक रंग में चुनाव लड़ना चाहती है, उसका नाम है बीजेपी। उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जिस तरीके से इनको दौड़ा रही है गांव-गांव में, मुझे लगता है कि लोग सावधान हो गए। ये मुजफ्फरनगर जाए या कैराना जाए या जहां भी जाए, लोग इनसे सावधान हो गए। बताइए, अब कह रहे हैं हम पलायन नहीं होने देंगे। क्यों भाई? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, देश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू। आप सारे लोग हिंदू हैं और हिंदुओं का पलायन हो रहा है आपके राज्य में। तो पहले अपना इस्तीफा लेके आइए, तब इस पे बात कीजिए। आपके राज्य में पलायन हुआ कैसे? आप ही लोग प्रधानमंत्री, आप ही लोग रक्षा मंत्री, आप ही लोग गृह मंत्री, आप ही लोग मुख्यमंत्री, और हिंदुओं का पलायन हो रहा है आपके राज्य में। 5 साल तक आपको याद नहीं आया, चुनाव आया तो हम कह रहे हैं पलायन रोकेंगे। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं।